आज बात होशियारपुर की। होशियारपुर माने पंजाब का एक ऐसा शहर जो है तो मैदानों में, परंतु आप वहां से केवल 2-4 किलोमीटर के फासले पर उत्तर दिशा की तरफ निकल जाएं तो अचानक ऊंची ऊंची पहाड़ियां शुरू हो जाती हैं। पहाड़ों की तलहटी पर बसा ऐसा शहर जहां मैदान का मजा और पहाड़ी इलाकों के साथ संपर्क का मजा दोनों आप एक साथ उठा सकते हैं। 1986 से लेकर 2008 तक मैंने होशियारपुर के राजकीय महाविद्यालय में पढ़ाया, तो मैं याद कर पाता हूं कि उस दौरान हमने कितनी ही बार थोड़ा ऊपर के इलाकों में जाकर उन पहाड़ों के भीतर बने हुए रेस्ट हाउसेज में या इधर उधर बने छोटे छोटे टी हाउसेस के अंदर बैठकर अपनी शामें गुजारी। यह एक सुंदर अनुभव था। व्यावसायिक दृष्टि से एक अलग तरह का अनुभव और जीवन जीने के लिहाज से एक अलग तरह का अनुभव। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि होशियारपुर मैदान और पहाड़ के बीच लगभग एक विभाजित शहर की तरह दिखाई देता है, तो उसके साथ साथ मैं भी कभी पूरी तरह होशियारपुर का होकर के नहीं रह सका। हालांकि 23 बरस मैंने वहां पढ़ाया, लेकिन मैं जालंधर और होशियारपुर में विभाजित रहा। रिहाइश जालंधर, जाना पड़ता था होशियारपुर। तो मैंने एक तरीका निकाला हुआ था। सुबह के 9 बजे से अपने पीरियड्स आरंभ करके कोशिश की जाती थी कि 2, ढाई, 3 बजे तक काम समाप्त हो जाए। लेकिन 9 बजे अगर आपको एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो उसके लिए घर से 6:30 बजे निकलना होता था। तो सुबह 4:30 बजे उठना वो एक अलग तरह का समय था, और उस दौरान सारा नाश्ता और तमाम चीज़ें निपटा करके 7:10 के ऊपर एक लॉन्ग रूट की बस निकलती थी वहाँ से। तो हम कोशिश करते थे कि उसको पकड़े, नहीं तो 7:23 मुझे आज भी याद है। अगर उसको हमने यानी छोड़ दिया तो फिर 9 बजे पहुँचना लगभग नामुमकिन होता। 1 घंटे का सफ़र जो कभी कभी 1 घंटा 10 मिनट का भी हो जाता था, और जहां हम उतरते थे वहां से आगे 10 मिनट 15 मिनट और लग जाते थे। तो कुल मिलाकर के आप ये मानिए कि 2 घंटे 2.5 घंटे का रोज का सफ़र आना जाना। और जैसी मेरी आदत थी एक लेखक के रूप में कि मुझे लगता था कि समय का इस्तेमाल अगर ठीक से हो जाए जीवन में तो कुछ काम का लिखा जा सके या पढ़ा जा सके, ये एक बेचैनी हमेशा मन में रहती थी। और जब मैं ये देखता था कि मेरी जिंदगी के 23 बरस और उससे पहले के भी, क्योंकि तब अमृतसर जाना होता था, वो और भी लंबा सफर था, तो रोज के 6 घंटे के करीब सफर के अंदर बिताने पड़ते थे। तब मन में आता था कि कोई ऐसी युक्ति निकल आए कि आप बटन दबाएं और दूसरे शहर पहुंच जाएं। अब ये तो मुमकिन नहीं था कि मैं वहाँ होशियारपुर के अंदर ही रिहाइश अपनी कर लेता। पत्नी मेरी जालंधर में पढ़ाती थी कॉलेज के अंदर, तो आना जाना तो मुझे था ही, वो तो उसके अंदर कोई विकल्प नहीं था। लेकिन एक कल्पनाशील दिमाग की उपज कि हर वक्त आप ये सोच सकते थे कि क्या कोई ऐसा समय यंत्र हो सकता है जिसमें आप बटन दबाएं और आगे निकल जाएं। तो इसके बाबत मैंने एक दफा सोचा और एक छोटी सी कहानी लिखी। वो कहानी आपसे साझा करता हूं। लेकिन जब मैंने वो कहानी लिखी तो अपनी
इस सोच की मूर्खता पर या इसके हल्केपन पर मुझे हंसी आई। कहानी कुछ इस तरह थी कि एक कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, बहुत बढ़िया ज़हीन आदमी है। उसके मन में एक दफ़ा आया कि समय यंत्र बनाया जाए ताकि समय की यात्रा संभव हो सके। बहुत महत्वाकांक्षी पात्र है वो, और वो प्रयास करता है कि चलिए अगर ये संभव हो कि समय में आगे की यात्रा कर ली जाए तो जाने कितना कुछ आप पलक झपकते कर पाएंगे। उसने विज्ञान पढ़ रखा था और विज्ञान के सिद्धांतों की पूरी जानकारी थी कि अगर आप प्रकाश की गति के करीब चले जाएं और सामान्य गति से तेज यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। दुनिया उसी रफ्तार से चलती रहेगी, लेकिन आप जो है वो बड़े आराम से एक जीवन बिताएंगे। बिता करके वहां पे आपको लगेगा कि आपने जीवन तो उसी ढंग से जिया, लेकिन जब आप लौटेंगे तब तक धरती का काफी समय बीत चुका होगा। इसकी बाबत आपने सुना होगा, हमारे यहाँ पुराणों के अंदर भी कुछ कथाएं मिलती हैं कि कोई काल यवन नाम का एक व्यक्ति था, तो मुचुकुंद नाम का, तो काल यवन की से जुड़ा हुआ है वो। तो मुचुकुंद जो है वो देवताओं के कहने पर उनके साथ चले गए और असुरों के साथ लड़ाई करते रहे। काफी अरसा हो गया, लेकिन जब तक वो लौट करके आए कुछ बरस के बाद, तो धरती के ऊपर एक पूरा युग बीत चुका था। तो ऐसी कहानियां हमारे यहाँ भी जरूर हैं। तो उसने पढ़ रखा था वो सब और समय यंत्र बनाने लगा। अब समय यंत्र बनाने में यानी कहानी के रूप में एक कल्पना है कि उसको सफलता मिल गई और उसने एक दिन तैयारी कर ली कि चलो अब इस समय यंत्र पर थोड़ा भविष्य में घूम करके आते हैं। उसमें घूमने के लिए जैसे ही स्विच ऑन किया तो अचानक वहां पर स्क्रीन के ऊपर एक विवरण फ्लैश हुआ कि इसके ऊपर कोई भी व्यक्ति कब एक ही दफा यात्रा कर सकता है, और एक दफा ये समय यंत्र भविष्य में गया तो इसका लौट करके आना मुमकिन नहीं। लेकिन अगर आप यात्रा करते हैं और लौट करके आना चाहते हैं तो आपके लौटने की एक संभावना है कि जहां पे आप हों और आप वहां से लौटने चाहें तो वहां एक लौटने का बटन भी है। तो अगर आप उस बटन को दबा देंगे तो वहां से लौट आएंगे। तो उसने कहा कि चलिए, वो इतना दुस्साहसी तो नहीं था कि हमेशा के लिए समय में खो जाता। तो उसने कहा कि आधी अधूरी यात्रा ही सही, तो चलिए कुछ समय के लिए सफर करते हैं। लेकिन जैसे ही वो उस समय यंत्र में भविष्य के अंदर दाखिल होता है, अचानक वो देखता है कि उसके सामने एक नहीं 1000 रास्ते खुल गए। यानी भविष्य उसके सामने 1000 रूप में प्रकट हो गया। एक रास्ता यानी जहां वो नौकरी कर रहा है वहां पर उसको आगे बढ़ाए चले जा रहा है। दूसरा रास्ता जहां उसने नौकरी से इस्तीफा दे दिया और कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है उस तरफ जाता है। एक तीसरा रास्ता, उसको शौक है इतिहास का, तो वो इतिहास की किताबें पढ़ रहा है और इतिहासकारों की या ऐसे स्थलों पर यात्रा कर रहा है जहां से उसको इतिहास की अच्छी जानकारी हो सके। उसको कला का भी शौक है तो एक रास्ते पर जाता है और तो वहां पे पेंटिंग बना रहा है वो। तो वो बड़ा हैरान होता है कि सब जगह वही वो मौजूद है। वो एक व्यक्ति नहीं है, लेकिन अब 1000 व्यक्तियों के अंदर विभाजित हो गया और वो किसी का भी अनुभव ठीक से नहीं पा रहा है। तो उसको लगा कि ये तो बड़ी अजीब बात है। इससे तो अच्छा है कि कम से कम एक जीवन का अनुभव ठीक से पा लिया जाए। 1000 टुकड़ों में विभाजित होकर 1000 तरह का कुछ आप कर रहे हैं, लेकिन अनुभव आपको किसी का नहीं आ रहा है, तो ये तो कोई तरीका नहीं हुआ। तो उसने कहा कि ये तो असफल हो गया मेरा प्रयोग। तो उसने कहा चलिए लौट करके आते हैं। तो जहां पे वो खड़ा था वहां पे वो कोई यानी नौकरी से इस्तीफा देकर सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा था, तो वहीं से उसने बैक का बटन दबा दिया और लौट आया। और जैसे ही वो लौट करके आता है तो धरती के ऊपर 1 वर्ष बीत चुका है और उसने अपने ड्राइंग रूम के अंदर एक कैबिन बना रखा है। वहां पर बैठ करके वो शोध कर रहा है और तमाम चीजें हो रही हैं और उसका वो प्रोजेक्ट पूरा हो गया और बधाई संदेश चल रहे हैं उसके कंप्यूटर के ऊपर। पत्नी एक केक लेकर के पास ही आकर के खड़ी हो जाती है। तो वो थोड़ा हैरान होकर के पूछता है कि इस समय तो मुझे अपने ऑफिस में नहीं होना चाहिए था। तो कहती है हाँ, 1 बरस पहले तुम जरूर
इस वक्त अपने ऑफिस में होते थे, लेकिन 1 बरस हो गया अब तो तुमने जिस रास्ते को चुना था उस रास्ते पे काम करते हो, तुम सफल भी हो गए हो, लोग केक खाओ, भूल जाओ अपने ऑफिस को, भूल जाओ। तो अचानक उसको लगता है कि ये क्या मामला है, ये तमाम कामयाबी उसे मिल भी गई, लेकिन पूरे बरस भर का अनुभव वो तो खो गया, उसके भीतर से होकर के तो गुजरना नहीं हुआ। उसके अंदर कितनी कामयाबियां हो सकती थी, कितनी असफलताएं हो सकती थी, कितनी हताशाएं हो सकती थी, कितना उसका चिड़चिड़ाना हो सकता था, कितनी लड़ाइयां हो सकती थी, और कितनी खुशियां हो सकती थी छोटे छोटे पलों की। वो तमाम वो पूरा बरस उसकी जिंदगी का कहाँ गया। तो अचानक उसे अफसोस हुआ कि उसने नाहक ये समय यंत्र बनाया। इससे तो अच्छा था कि वो जिस तरह की जिंदगी जी रहा था उसी को ढंग से जीता और पूरा जीता। तो ये जब मैंने कहानी लिखी तो अचानक मुझे ख्याल आया कि वो जो मैं रोज का 2 घंटे आने और 2-2.5 घंटे आने और 2-2.5 घंटे वापस लौटने का बस का सफर करता था, वो भी तो एक खास तरह का अनुभव है। उस अनुभव का क्या होगा, वो जो अनुभव मैं संजो रहा हूं। तो मैंने गौर किया कि उस समय को मैं कैसे बिता रहा हूं। तो मैंने ये पाया कि आमतौर पर जब मैं अकेला होता था तो मैं बस में बैठते ही आंखें बंद करके, जैसे आप ध्यान कहते हैं, मुझे थोड़ा अभ्यास था ध्यान आदि का, तो वो मेरा बड़ा प्रिय समय होता था, क्योंकि आंख बंद करते ही मुझे लगता था कि मैं ध्यान में लौट रहा हूं और अपने भीतर एक अंतर यात्रा आरंभ हो गई है। तो मैं उस स्थिति में चला जाता था, तो और फिर लौट आता था। लेकिन उसमें मैंने ये देखा कि जब भी मैं आंख बंद करके अपनी सीट में, आमतौर पर कॉर्नर सीट लेता था ताकि किसी और को, दूसरे को समस्या ना हो उसके बारे में। लेकिन कभी कभार कुछ जो साथ की सीट पर बैठने वाले लोग थे वो थोड़े परेशान होते थे, उनको लगता था ये आदमी तो सो गया, तो अब गिरा। तो कुछ बुजुर्गवार लोग जो थोड़े शक्की मिजाज के थे मुझे झकझोर करके हिला करके जगा देते थे कि चलो उठ जाओ। तो मैं उनसे पूछता था कि आपको क्या समस्या है, मुझे उठा क्यों रहे हो? हाँ, तुम मेरे ऊपर भी तो गिर सकते थे, इतना मत सोया करो बेटा, अपना आराम से जिंदगी जियो और आंखें खुली रख करके देखा करो। तो मैं उनकी सीख ले लेता था, उनको कहता था कि भाई मैं आपसे माफी चाहता हूं, लेकिन मैं आपके ऊपर गिरूंगा नहीं, ये तय है। क्योंकि उस स्थिति के अंदर शरीर लगभग स्थिर हो जाता है, और ये मैं जानता था कि मेरा सिर भी इधर से उधर एक यानी बित्ता भर भी नहीं होगा। लेकिन वो तो मैं अपने तौर पे जानता था, तो अपने सहकर्मियों को मैं कितना उसके बारे में बता पाता। तो मैं आमतौर पे चुप रहता था या कोशिश करता था कि चलिए इनका मन रखने के लिए थोड़ी देर आंखें खुले रख करके सफर कर लिया जाए। तो या तो ये होता था, या फिर जब मेरे कुछ सहकर्मी थे जिनके साथ वो यात्रा अक्सर होती थी, तो हम 3-4 लोग थे जो जालंधर से आते थे, और वो जो जालंधर से रोज सफर करने वाले मेरे मित्र थे, उनके साथ जब भी सफर करना होता था तो हम अगल बगल की सीटें लेते थे। तब साहित्य पर एक अच्छी गोष्ठी हो जाती थी वह रास्ते में, तो कोई ना कोई बहस छिड़ जाती थी, किसी न किसी चीज की चर्चा हम आरंभ कर लेते थे, और वो एक अद्भुत अनुभव था। और उन गोष्ठियों को मैं आज भी याद करता हूं कि वो खो गई गोष्ठियां, लेकिन वो उनका स्तर बहुत ऊंचा होता था। हर व्यक्ति अपने अनुभव से बहुत कुछ आपको बता रहा होता था, और बहुत कुछ जानने और समझने का मौका वहां पर हमें आपस में एक दूसरे के साथ मिलता। क्योंकि जो हम पढ़ा रहे होते, या जो हम पढ़ रहे होते, या जो किताबें हमारी नजर में गुजरी होती, या हम जो सोच रहे होते, उनकी बाबत बात करते अक्सर, और खुल करके बात करते, कोई मन के अंदर दुराव नहीं था। और मेरे साथ वो जो सफर करने वाले लोग थे उनमें कुछ प्रसिद्ध साहित्यकार थे, ये मेरी खुशकिस्मती थी। तो 2 लोगों का नाम तो मैं एकदम से याद कर पा रहा हूं। जसवंत सिंह बिरदी कहानीकार थे, हिंदी कहानी का एक जाना पहचाना नाम था उन दिनों, जब समांतर आंदोलन चल रहा था, कमलेश्वर ने चलाया था, तो उसके एक बड़े जाने माने नाम थे। और उसके अंदर एक स्तंभ चलता था, गर्दिश के दिन, जहां पर वरिष्ठ कहानीकारों के गर्दिश के दिनों की कथा छापी जाती थी। तो उनका भी गर्दिश के दिनों के अनुभव जो हैं उस स्तंभ के तहत छापे गए थे। तो बढ़िया पंजाबी में लिखते थे, लेकिन वो मूलतः हिंदी में भी लिखते थे, और हिंदी में बहुत जाना पहचाना नाम था। तो उनसे बात होती,
या सुरेश सेठ हमारे से साथ ही आना जाना अक्सर होता था, और समकालीन कहानी में उनका भी उन दिनों बहुत नाम था। धर्मयुग में अक्सर ही उनकी कहानियां पढ़ने को मिलती थीं, और सारी देश की प्रतिष्ठित पत्रिकाओं के अंदर उनकी कहानियां न केवल छपती थी, चर्चित भी होती थी। तो बहुत गहराई के अंदर जाकर के वो समाज को, उसके यथार्थ को, उसकी विसंगतियों को पकड़ने और टटोलने का काम अक्सर किया करते, और हम लोग आपस में अपने अनुभव साझा कर लेते। तो लेकिन बात केवल साहित्यकारों तक ही सीमित नहीं थी। हमारे साथ एक और मैं मित्र याद कर पा रहा हूं, परविंदर सिंह, पंजाबी के अच्छे अध्यापक, पढ़ने का बहुत शौक था, बहुत किताबें उन्होंने पढ़ी थी, और अक्सर वो जो प्रश्न उठाते थे वो बड़े गंभीर प्रश्न होते थे। उन पर चर्चा करते हुए कब समय बीत जाता था हमें अंदाजा ही नहीं होता था। तो आज मैं याद कर पाता हूं कि वो जो समय यंत्र बनाने जैसी बात थी, या अपने समय को पलक झपकते बेकार के कामों से अलहदा करके जीने के संबंध में जो मैं सोचता था, वो बात कोई बहुत अर्थपूर्ण नहीं थी, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैंने अपने बस के उन बेशकीमती अनुभवों को गंवा दिया होता, और उनसे मैं जितना सीखा और जितना यानी सीख करके और ज्यादा जानने, समझने और प्रश्नों से जूझने, टकराने की जो मेरे भीतर एक बेचैनी पैदा होती थी, उस सब से चूक जाता। तो खैर, लेकिन ये जो बात थी जो मैंने आपसे अभी चर्चा की, कि ये जो समय का अनुभव, कि मैं बार बार समय को लेकर के इतना सतर्क और सजग बहुत अरसे से रहा, और शुरू से रहा, और मुझे सदा लगा कि समय तेजी से भागता है, और ये इसको गंवाना जो है, इसका अर्थ है हम समय के साथ न्याय नहीं कर पा रहे। तो जो समय हमें मिला है, हमें उस समय को, वो सब तो लौटाना ही होता है जो समय ने हमें दिया। उसने हमें जीवन दिया, स्थितियां दी, हालात दिए, तो ये एक आपसदारी है। और समय के साथ ये जो मेरा एक खास तरह का रिश्ता, क्योंकि इसको मैं कभी व्यक्त नहीं कर पाया ठीक से, लेकिन मैं सदा सतर्क और जागरूक रहा इस बात को लेकर के, और खास तौर पर जब कभी मैं कुछ नहीं कर रहा होता था, यह लगता था कि इस समय के अंदर, उस समय को मैं अकारण या दिशाहीन तरीके से जी रहा हूं, या निरुद्देश्य तरीके से कुछ समय के लिए अपने आप को खाली छोड़ करके यूं ही जी रहा हूं, तो कोफ्त होती थी। मुझे लगता था कि नहीं, ये जो समय है, इसके अंदर मैंने अपने समय नामक सहचर के साथ जैसे कोई नाइंसाफी कर दी है, ये ठीक नहीं है। तो मैं हमेशा, यानी समय को लेकर के ये जो एक मेरी एक जागरूकता है, इसके इस चेतना के साथ कहिए कि मैं होशियारपुर उस राजकीय महाविद्यालय के अंदर पढ़ाने के लिए गया, और एक बात जो मैं याद कर पा रहा हूं वो ये है कि जाते ही मुझे ऐसे एमए के छात्र होते थे, और वहाँ ये बात भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि पंजाब में हालांकि पंजाबी भाषी क्षेत्र है, लेकिन होशियारपुर एक वाहिद ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर बड़ी संख्या के अंदर हिंदी के छात्र आते हैं, और एमए के छात्र, यानी हमारी 80 की क्लास होनी चाहिए थी, तो लेकिन आमतौर पर वो 100 सवा 100 छात्र भी हो जाते थे, और ये कोशिश की जाती थी हमारे प्राचार्य महोदय की तरफ से कि हिंदी के छात्रों को लौटाया ना जाए। कुछ हमारे हिंदी के साथी भी प्राचार्य हो गए थे, या हमारे जो अध्यक्ष होते थे, उनके मन में भी एक भावुकता थी कि जो लोग अगर हिंदी पढ़ना चाह ही रहे हैं और एमए भी करना चाह रहे हैं, इतनी बड़ी तादाद में आ रहे हैं, तो कोशिश करें, अगर वो कर सकते हैं तो उनको ले लिया जाए। तो बड़ी बड़ी क्लासेस हो जाती थी, और छात्रों के अंदर एक बड़ी उत्सुकता और जिज्ञासा का भाव भी रहता था कि हमें कुछ सीखना है, साहित्य के माध्यम से कुछ सीखना है। तो एक ऐसा माहौल था, तो उसके अंदर पढ़ने पढ़ाने का आनंद खूब आता था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मुझे जो विषय मिलते थे उसका संबंध साहित्य के इतिहास से अक्सर रहा, और ये विचित्र संयोग है कि जब मैंने यानी अध्यापन में जब मैं आया, डीएवी जालंधर से मैंने पढ़ाना शुरू किया, तो वहां भी मुझे एमए के छात्रों को इतिहास पढ़ाने के लिए दे दिया गया। जब मैं होशियारपुर गया तो सीधा इतिहास पढ़ाने की बारी एक आध साल बाद आई। उससे पहले जाते ही मुझे निबंध
पढ़ाने के लिए कह दिया गया। और निबंध आप जानते ही हैं कि हिंदी के अंदर जो निबंध है उसके 60% निबंधों के विषय हिंदी साहित्य के इतिहास से संबंधित होते हैं। बाकी का संबंध काव्य शास्त्र से, उसके विमर्शों से और बाकी तमाम चीजों के साथ होता है। तो लेकिन वो बाकी तमाम चीजें वो सारी हिंदी साहित्य के इतिहास में जैसे समाहित सी हो जाती हैं। तो काव्य शास्त्र और इतिहास, ये दो चीजें ऐसी थी जिसने मुझे आरंभ से ही जकड़ रखा था। और मुझे आनंद भी आता था इन विषयों को पढ़ाने में, क्योंकि गहराई में उतरना मेरे स्वभाव में था। और ये विषय मुझे इसलिए भी पढ़ाने को दे दिए जाते थे क्योंकि जो मेरे सहकर्मी थे वो अक्सर इन दोनों से तो बहुत बचते थे। या एक तीसरा भाषा विज्ञान भी था, उसके तो खैर भाषा विज्ञान जानने वाले ही उसको पढ़ाते थे, लेकिन इन दो से तो बहुत बचते थे। तो वो कहते थे कि हमें कविता कहानी पढ़ाने को मिल जाए वो बेहतर है, लेकिन ये नीरस विषय हैं, इनके अंदर बहुत मस्तिष्क खपाना पड़ता है, तो इससे वो बचते थे। और वो विषय यानी मुझे दे दिए जाते थे और मैं सहर्ष ले भी लेता था, तो वो विषय मैंने ताउम्र पढ़ाए। लेकिन हुआ क्या कि जब मैं इतिहास को पढ़ाने में यानी गहराई में उतरा, तो अनेक कारणों से मैं बहुत सारे प्रश्नों के साथ उलझ गया। जब हम एमए में पढ़ते हैं तब तो शायद इतना हमारे भीतर ये नहीं होता। हमें होता है कि हमें सीखना है और समझना है, जो लिखा हुआ है उसको पढ़ा, जाना, परीक्षा के लायक तैयार किया और लिख दिया, नंबर भी आ जाते थे वो। लेकिन उसको मैं सीखना समझना नहीं कहता। जब पढ़ाने के लिए मैं गया हूं तो 2-4 बरस के अंदर ही इतने सारे प्रश्न मेरे आसपास आ गए और मैं बड़ा परेशान हुआ कि मैं जो पढ़ा रहा हूं वो लगता है कि इतिहास ही नहीं है। जैसे पहली बात मेरे मन में ये आई कि मैं जो हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ा रहा हूं वो तो हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, या उस समय के बारे में कि उस समय में कौन लोग थे, कैसा ऐतिहासिक परिदृश्य था, राजा लोग किस प्रकार के थे, किस तरह का समाज था, कौन से धर्म और कौन कौन से संप्रदाय प्रचलित थे, या थोड़ा बहुत वो हम देख लेते थे, या फिर साहित्य जो उस दौर का रचा गया उसकी मुख्य मुख्य प्रवृत्तियां गिना देते थे और प्रवृत्तियां गिनाया और काम हो गया, थोड़ा बहुत निष्कर्ष निकाला। मैं कही ये इसको हम अगर इतिहास कहते हैं तो इसमें से इतिहास बोध कैसे विकसित होगा? हम कैसे जानेंगे कि किसी काल का साहित्य हमें किस इतिहास बोध तक ले जाता? और ये प्रश्न मेरे सामने इसलिए पैदा हुआ क्योंकि इतिहास को लेकर के खास विचार मेरे मन में अटक गया था। वो विचार ये था कि इतिहास का मतलब है हम ये देखते हैं कि समय ने कितना विकास किया। अगर हम साहित्य का इतिहास पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब हमें ये अध्ययन करना है कि साहित्य जो आरंभ में था और बाद के समयों के अंदर जो साहित्य आया उसमें कितना वो अधिक जटिल विषयों की तरफ आया, या कितनी नई चीजें उसके अंदर आई हैं, और वो जो नई चीजें उसके अंदर पैदा हो रही हैं वो पिछली चीजों के साथ संवाद करती हुई किस रूप में नई हो रही हैं, और पूरा समाज जिस रूप में विकसित हो रहा है उस रूप में साहित्य विकसित हो रहा है या नहीं हो रहा है। अब ये जो सवाल था ये थोड़ा यानी अगर छात्रों से मैं बात करता था वो कहते थे कि सर आप तो पता नहीं कहाँ से ये प्रश्न लाते हो, आप हमें इम्तिहानों के लिए तैयारी करा दीजिए, उतना भर पर्याप्त है। तो वो मैं करवा देता था, लेकिन मैं उनको बता भी देता था कि भाई इन सवालों के बारे में भी सोचना और देखना। जैसे जितने ये 4 काल हम लोग वहाँ तय करते थे, पढ़ाते थे, तो या साहित्य के आचार्यों ने भी तय करके रखे थे। जैसे आदिकाल हम शुरू करते हैं, अब अगला काल भक्ति काल है, तो मैं सवाल करता था आदिकाल में ऐसा क्या है जिसके सूत्र आगे चल करके भक्ति काल के अंदर विकसित हो जाते हैं। अब वो तो वीर गाथा है, वीर गाथाएं लगभग समाप्त हो जाती हैं और भक्ति के अंदर बिल्कुल अलग तरह की विचारधारा है और अलग तरह की चीजें हैं। तो क्या समाज इतना बदल गया? यानी मेरे मन में प्रश्न ये आता था कि क्या समाज ऐसा हो गया कि अचानक लोग वीर गाथाएं रचते रचते भक्ति के गीत गाने लगे? ये किस तरह से संभव है? वो जो बीच की कड़ियां हैं वो क्या हैं? कौन सी चीजें हैं जिनकी वजह से वीर गाथा लिखना लगभग बंद हो गया? लगभग
थोड़ी थोड़ी छिटपुट ग्रंथ तो आपको भक्ति काल में भी मिल जाएंगे, लेकिन लगभग वो प्रवृत्ति समाप्त हो रही है और भक्ति की प्रवृत्ति आ रही है। और फिर अचानक क्या होता है कि भक्ति का एक खास कालखंड है, उस कालखंड के अंदर खूब भक्ति, विनय, दास्य, सख्य और जाने क्या क्या, या निर्गुण लोग और तो सूफी लोग वो तमाम प्रेम गीत लिख रहे हैं, वो सब हो रहा है, लोकोत्तर बातें हो रही हैं, मनुष्य को के रूपांतर की बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, और अचानक रीतिकाल आ जाता है। ये कैसे होता है? इतनी ऊंचाई के ऊपर साहित्य जाता, इतनी गिरावट कैसे आ जाती है उसके अंदर? क्या साहित्य के अंदर कोई ऐसी प्रवृत्ति थी भक्ति काल के साहित्य में, जो प्रवृत्ति जिसमें पतनशीलता के बीज छिपे थे? क्या वो बीज रीतिकाल में प्रकट हुए? अगर तो प्रकट हुए तब तो ये इतिहास है। फिर तो हम ये समझेंगे कि भक्ति काल में जो कुछ था वही प्रस्फुटित होकर के, उसकी ये चीजें प्रस्फुटित होकर के रीतिकाल हो गई। अब रीतिकाल समाप्त होता, आधुनिक आ जाता है, तो चलिए हम ये कह देंगे कि अंग्रेज आए थे, आधुनिकता हमारे यहाँ आ गई। लेकिन आधुनिकता अगर पूरी तरह पराई चीज है और हमारा पूरा साहित्य एक पराई चेतना को लेकर के लिखने के लिए बैठ गया और तमाम अपनी पूरी परंपरा और पूरी विकास यात्रा को उसने पीछे छोड़ दिया, तो उसका क्या क्या मान? यानी इस तरह के सवाल बड़े बड़े बुनियादी सवाल हैं, और ये कोई ऐसे भी सवाल नहीं जिसके लिए कोई बहुत विद्वान होने की जरूरत है। हम साहित्य को थोड़ा खुली आंखों से देखेंगे तो हम पालेंगे कि भाई ये तो मामला कुछ गड़बड़ है, तो इसका मतलब कुछ छूट रहा है। तो इतिहास पढ़ाते हुए और काव्य शास्त्र पढ़ाते हुए इस तरह की बहुत सी बेचैनियां मेरे भीतर धीरे धीरे घर करती गई, और मुझे जब लगा कि मैं इतिहास पर पुनर्विचार कर रहा हूं तो साथ ही काव्यशास्त्र आ जाता है, क्योंकि तब इसका मतलब है कि आप उन सिद्धांतों पे प्रश्न खड़ा कर रहे हैं जिनके आधार पर ये फैसले किए गए कि ये प्रवृत्तियां प्रधान हैं, या ये महत्वपूर्ण होता है साहित्य, इस तरह का साहित्य महत्वपूर्ण है, इस तरह का साहित्य महत्वपूर्ण नहीं है। तो वो काव्यशास्त्र की बात है, तो इसका मतलब है काव्यशास्त्र की बातें अर्थपूर्ण हैं। तो जब आप इतिहास पढ़ाते हैं तो असल में आप काव्यशास्त्र का इतिहास भी देखने और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन से प्रतिमान हैं, कौन सी उसकी बुनियाद है जो एक काल के अंदर एक खास तरह के साहित्य को महत्वपूर्ण साहित्य बता रहे हैं। दूसरे काल के साहित्य में उसके प्रतिमान थोड़े बदले हैं, कुछ थोड़ी अलहदगी आई, तो इसका मतलब काव्यशास्त्र भी बदला है। तो वो बदलाहट किस रूप में है और उसका सिलसिला क्या है? अब उस सिलसिले को पकड़ने का एक क्रम जो है मेरे भीतर आरंभ हो गया, लेकिन तब तक तो बातें को बहुत समझ नहीं आ रही थी, सवाल जरूर उठ रहे थे। तो जब ये अपने मित्रों के साथ जिनकी मैंने चर्चा की, इनके साथ बात करते थे, तो बात करते करते वो अपनी तरह की बातें करते थे, जवाब मुझे अपने प्रश्नों के मिलते थे। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं कि वहां से जब जसवंत सिंह विरदी हमसे मेरे से कम 15-20 बरस का अंतर था, बुजुर्ग आदमी थे, तो वो जब सेवानिवृत्त हुए तो वहां पर भाषण देने के लिए विदायगी भाषण उन्होंने दिया, विदायगी पार्टी के लिए अपना भाषण दिया। उसके अंदर उन्होंने एक छोटी सी कहानी सुनाई, और तो वो कहानी मेरे लिए तो अर्थपूर्ण हो गई। वो कहते मैं किसी जमाने के अंदर पढ़ाने, जब मैं अध्यापक हुआ, अध्यापन से पहले मैं तरखान था, तो तरखानी का काम करता था। तो एक गुनिया होता, गुनिया यानी जिससे आप नापजोख करते हैं कि आपने जो रंदा फेरा है वो एकदम साफ और सीधा हो गई है, लकड़ी के नहीं हो गई है, आप गुनिये से माप लेते हैं। उसके कोण, गुनिया आपको कोण बता देता है, उसके सीधे होने के बारे में बता देता है। तो कहते हैं मैंने सफाई करनी, लकड़ी मुझे सीधी लगे, परंतु जब गुनिये के ऊपर नापूं तो वो टेढ़ी नजर आए। कहते मुझे समझ नहीं आया, मैं रंदा मार मार के परेशान हो गया कि ये क्या मामला है, मैं लकड़ी आज सीधा रंदा क्यों नहीं लकड़ी के ऊपर मार रहा हूं। तो अचानक कहते वहां मिस्त्री बैठा हुआ, तो कहते क्यों परेशान क्यों हो रहा है? उसने कहता मैंने अपनी परेशानी बताई। तो कहता वहां से लगा, कहता कौन सा गुनिया उठाया है? तो कहते मैंने गुनिया उठाया, उसी के झोले में से। कहता हाँ ये गुनिया जो है ये थोड़ा बिगड़ गया है, इस गुनिये के अंदर ही समस्या है, तुम्हारे रंदे के अंदर समस्या नहीं है। तो वो ये कहानी सुनाते हुए हंसे कि कई दफा ये होता है कि हम चीजों के अंदर कुशल हो जाते हैं, लेकिन हमारे जो प्रतिमान है, हमारी जो कसौटियां हैं, साहित्य को जांचने के तरीके हैं या जीवन को जांचने के तरीके हैं, वहां कुछ गड़बड़ हो गई होती है। तो हमें दोनों तरफ देखना होगा। तो ये कहानी बड़ी कमाल थी उनकी, और मुझे लगा कि काव्य शास्त्र के ऊपर विचार करते हुए अगर हम ये थोड़ा देख लें कि गुनिया भी गड़बड़ हो सकता है, तो हम बड़े बड़े आचार्यों के ऊपर बड़े बड़े सवाल खड़े कर सकते हैं।
तब हम भरत मुनि के ऊपर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं, तब हम भामह के ऊपर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं, तब हम रामचंद्र शुक्ल पर भी प्रश्न खड़े कर सकते हैं। अगर समय बदल गया और समय के साथ उनका गुनिया थोड़ा बिगड़ गया, क्योंकि समय के साथ हर गुनिया बिगड़ जाता है, समय के साथ हर प्रतिमान जो है वो उनको बदलने की जरूरत पड़ती है। तो अगर बदलने की जरूरत पड़ती है तो फिर हमें प्रश्न उठाने की हिम्मत भी दिखानी होगी। तो ये तमाम चीजें जो उस कॉलेज ने मुझे दी और उसको समझने का मौका मिला, तो वो सब था। लेकिन इसके लिए यात्रा कैसे की जाए, जाना किधर है, कहां से हम पाएंगे और जानेंगे कि हमारे गुनिये बिगड़ गए, हमारे प्रतिमान, हमारी कसौटियां बिगड़ गई। इसके लिए भी मुझे जसवंत सिंह विरदी की ही एक और कहानी याद आती है कि वो ऐसे बैठे हुए वो इसी तरह की कहानी सुना रहे थे, तब मित्रों की कहानियां याद आ रही हैं, क्योंकि वो दौर था तो हमारी गपशप खाली पीरियड्स में बैठना, चाय के ऊपर गोष्ठियां हमारी अक्सर हो जाती थी। तो बहुत खूबसूरत कॉलेज था वो, बड़े ऊंचे ऊंचे पेड़, और वो ऊंचे ऊंचे पेड़ और सुंदर प्राकृतिक वातावरण, और उनके नीचे बैठ करके वो जो साइड के ऊपर बने हुए पत्थर के स्टूल से होते हैं, या थोड़ा सा पत्थर के कुछ बेंच वगैरह भी बना ली थी, उनके ऊपर बैठ करके हमारी चाय की गोष्ठियां जमती थी और हम घंटों बैठे रहते थे। खाली पीरियड सारे लगभग उन बेंचों के ऊपर हमारे बीते हैं। तो वो बहुत सुंदर स्थितियां, और ये बात ने मुझे अचानक ये भी याद करा दिया कि उस कॉलेज की अध्ययन की एक बड़ी परंपरा रही है और जानी मानी परंपरा रही है। वो जानी मानी परंपरा इसलिए वो छूट ना जाए तो मैं यहीं बता दूं, उसके बाद विरदी साहब की उस छोटी सी कहानी की बाबत बात करूंगा आपसे। वो ये है कि ये जो कॉलेज है इतना जाना नहीं जाता, परंतु ये शायद पंजाब के या भारत के ही कहिए लगभग सबसे पुराने कॉलेजेस के अंदर से एक है। ये अपने तौर पर उतना पुराना नहीं है, लेकिन इसके अंदर हुआ ये था कि लाहौर विश्वविद्यालय, जो बहुत पुराना माना जाता है, जिस समय भारत विभाजन हुआ लाहौर उधर रह गया, तो लाहौर विश्वविद्यालय जो है शिफ्ट हो करके सबसे पहले गवर्नमेंट कॉलेज होशियारपुर में आया था। तो यहां पर वो आया था, और ये वो दौर था, उसके तुरंत बाद का समय था। उसके विभाग बहुत उच्च कोटि के विभाग थे सारे के सारे, और उन विभागों के अंदर जो पढ़ाने वाले नामों का अगर मैं जिक्र करूं, एक नाम जिससे हम सब परिचित हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो बाद में भारत के प्रधानमंत्री हुए, अर्थशास्त्र पढ़ाते थे वहां। और फिर थोड़ा समय के लिए वो जो लाहौर विश्वविद्यालय है, लाहौर विश्वविद्यालय का पंजाब विश्वविद्यालय कहलाता, वो पंजाब विश्वविद्यालय था वहां भी। तो लाहौर का जो पंजाब विश्वविद्यालय है कुछ समय के लिए होशियारपुर आता है, और फिर वहां से शिफ्ट होकर के वो जब चंडीगढ़ बनता है तो चंडीगढ़ चला जाता है। तो जब चंडीगढ़ बना और एक परिसर बहुत बड़ा बना दिया गया, तब वो फिर से शिफ्ट होता है और वहां चला जाता है। तो लेकिन इस सारी बात से आप इतना अंदाजा तो लगा ही पा रहे होंगे कि एक परंपरा थी उस कॉलेज की, और उस परंपरा के अंदर पढ़ने पढ़ाने, चीजों को गंभीरता से लेने, प्रश्न उठाने, उन पर बहस करने, और तमाम तरह की चीजें। उतनी सुविधाएं हमारे पास नहीं थी उस तरह की जैसी विश्वविद्यालयों के पास होती हैं, था तो वो एक सामान्य कॉलेज जैसा कॉलेज ही। लेकिन इसके बावजूद ये एक उस कॉलेज की विशिष्टता थी। अच्छे अध्यापक, उनके बीच चलने वाली अच्छी बहसें और अच्छी बातें। तो खैर, तो वहां उन चाय गोष्ठियों के अंदर जो कुछ होता था, वहां मैंने दो लोगों से अपने जो खोज थी, मेरी इतिहास और काव्यशास्त्र संबंधी खोज, वो मैं मन ही मन चलाता था। वो उनसे उस तरह की बात नहीं करता था कि आपसे मैंने ये समझा तो ये मेरे काम की चीज है, लेकिन मैं उनसे कुछ चीजें ले लेता था। तो जिनसे जो चीजें मैंने ली और वो मुझे महत्वपूर्ण लगी, उनमें मुझे दो लोगों के नाम याद आते हैं। एक तो मैंने जिक्र किया जसवंत सिंह विरदी का, और दूसरे डॉक्टर जगतार, वो भी पंजाबी के बड़े कवि, गजल में उनका बड़ा नाम है। तो वो भी वहीं बैठते थे, परविंदर सिंह साथ में होते थे, भारत भूषण भारती, कला के बहुत यानी कुशल और दक्ष हाथ था उनका। बैठे बैठे हम लोगों के पोर्ट्रेट वो जिस तरह से बना देते थे, खाली कागज के ऊपर यूं ही बैठे बैठे हम देख करके दंग हो जाते थे। हाथ में जादू था उनके। तो खैर,
उनकी चर्चा भी समयानुसार मैं फिर आगे चल करके करता हूं। तो दो लोग थे जिनसे मुझे इतिहास की कुछ बुनियादी बातें समझने में मदद मिली। एक तो जसवंत सिंह विरदी ने एक कहानी सुनाई कि भाई एक शहर था, उस शहर के किनारे पर एक नदी बहती थी। तो नदी के इस किनारे पर कुछ बड़े बड़े ऑफिसेज थे। तो एक आदमी जो है वहां पर काम करता था और अक्सर वो वहां अपने ऑफिस की छत पे जाता था, नदी की तरफ देखता था। नदी का पाट बहुत चौड़ा था और उस नदी के बीचों बीच, क्योंकि बहुत बड़ा पाट था, तो थोड़ा सा हिस्सा था, एक टीला नुमा कुछ निकला हुआ था, जिसको आइलैंड कहते हैं आप। तो वो सोचता था कि ये आइलैंड है, वहां पे फलदार वृक्ष उसको नजर आते थे, कई दूसरी चीजें गाय भैंसे भी नजर आते थे, लोग दिखाई नहीं देते थे। तो वो लोगों से पूछता था कि यहाँ क्या है और क्या ये वहां जाया जा सकता है। उसका मन बहुत ललचाता था कि मैं वहां जाऊं। तो लोग कहते थे कि नहीं, वहां मत जाइए, वहां पर कुछ कबीले रहते हैं, वो सामने नहीं आते लोगों के, लेकिन वो खतरनाक है, कई दफा वो हमला भी कर देते हैं दूसरों के ऊपर। तो वो मन अपना दबा करके बैठ जाता था कि नहीं, मुझे उधर नहीं जाना है। लेकिन फिर भी वो एक मन में उत्सुकता थी उसकी। तो एक दिन अचानक उसने देखा, जब वो ऑफिस की छुट्टी हुई, क्योंकि वो छत पर बैठ जाकर के वो नदी के उस पाट के किनारे उसको देखता था और टीले की बारीकियों को जांचने की कोशिश करता था। अचानक उसको लगा कि एक आदमी जिसने लगभग उसी तरह के कपड़े, उन्हीं जैसे कपड़े पहने हुए हैं, वहां गाय भैंसे चराता हुआ उधर को निकल आया। तो उसको लगा कि ये शायद इधर का आदमी होना चाहिए, क्योंकि इसने कपड़े भी इधर के लोगों जैसे पहने हुए हैं। तो उसने दूर से हाथ हिला करके उसको कहा कि हेलो भाई, मैं ये जानना चाहता हूं, तुम उधर इस टीले के ऊपर, ये नदी के उस पार उस टीले पर पहुंचे कैसे। उस आदमी ने वहां दूर से वो सवाल सुना, कहता कुछ देर तक सोचता रहा, कहता नहीं, ये सवाल तो तुम्हें मैं पूछना चाहिए, मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम वहां कैसे पहुंचे, मैं तो इधर पैदा ही हुआ था। तो ये कहानी थी छोटी सी। तो वो जो मैं इधर पैदा ही हुआ था, ये बात बड़ी महत्वपूर्ण है। और मेरे मन में ये बात अटक गई कि बहुत सारी चीजें जो जहां से चीजों की शुरुआत होती है, असल में हम वहां से पैदा होते हैं। हमारी तमाम चीजें, हमारी सोच उन बुनियादी स्रोतों के साथ या बुनियादी चीजों के साथ जुड़ी होती है जहां हम पैदा हुए होते हैं। और अक्सर हम कहीं और चले जाते हैं और फिर लौट करके अचानक अपने उन टीलों को, दूर दराज टीलों को देखते हैं और सोचते हैं कि क्या वहां पर जाया जा सकता या नहीं जाया जा सकता। और वो टीले हमें दुर्गम नजर आते हैं, हमें लगता है कि अब हम शायद वहां कभी जा ही नहीं पाएंगे। हालांकि शायद गहराई के अंदर उतर करके हम में से अधिकांश लोग देखेंगे तो हमारे जन्म भी कुछ ऐसी जगहों के ऊपर हुए होते हैं, या हमारे संस्कारों के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें पड़ी होती हैं जिनका संबंध हमारे इतिहास के स्रोतों के साथ होता है। तो ये कहानी ने मुझे एक इशारा दिया कि जब भी कभी इतिहास की बाबत सोचो तो स्रोतों की बाबत जरूर सोचना। ये सोचना कि ये तमाम चीजें अपनी गहराई में आई कहां से है, उनकी बुनियाद कौन सी है। और ये बात अगर मतलब मैं पकड़ पाऊं, और ये बात मैंने अपने तौर पे खोजी कि तब इतिहास समझ में आएगा जब हम पूरी बुनियाद के अंदर जाएंगे, उसके स्रोतों में जाएंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही दूर तक हमें खुदाई क्यों ना करनी पड़े, कितनी ही पीछे तक यात्रा क्यों नहीं करनी पड़े। और दूसरी एक और चीज जिसका अभी डॉक्टर जगतार का जिक्र आया, जो पंजाबी के बड़े कवि थे, तो चाय गोष्ठी के ऊपर अक्सर जब वो बैठे होते थे तो माइक उनके हाथ में होता था। तो हम उनसे यही कहते थे, बस उनको छेड़ने की जरूरत होती थी कि बाबा जी अच्छा अपना कोई किसी यात्रा का किस्सा सुनाइए, और कोई यात्रा छेड़ देते थे। और भारत भूषण भारती थोड़े शरारती मिजाज के, वो कोई ना कोई शरारती घटना उनको याद आ जाती थी और पूछ देते थे, और उसके बाद बाबा जी अपना बैठ जाते थे चाय के कप के ऊपर और फिर धारा प्रवाह। और उनकी स्मृति इतनी अच्छी थी कि हमें लगता था कि जब वो कुछ सुना रहे होते थे तो जैसे उन क्षेत्रों की, उन दूर दराज जगहों की हमने खुद यात्रा कर ली है। इतने बारीक ब्यौरे उनसे सुनने को मिलते थे कि देखकर आश्चर्य होता था कि इनको याद कैसे है उन जगहों के नाम। क्योंकि मैं भी थोड़ा हिमाचल तो लगभग पूरा घूम लिया, कई जगहों पे जाने का शौक होता है, लेकिन एक दफा जाकर के लौटते हैं तो महीना 2 महीने के बाद जगहों के नाम भी मन से जो है वो धुंधले होने लगते हैं। तो ये शायद मेरी अपने मस्तिष्क की कोई बुनावट है। लेकिन डॉक्टर जगतार की बात करूं तो वो अद्भुत थे। और
तो ये जब वो कहानियां सुनाते थे तो एक दफा वो ये बात करने लग गए कि भाई, मैंने उनसे पूछ लिया कि आपकी प्रिय जगह कौन सी है, कहाँ आप जाना पसंद करते हैं? तो कहते राजस्थान। मैं बड़ा हैरान हुआ कि राजस्थान में ऐसा क्या है, मैं कर रेत के टीले हैं और है। मैं राजस्थान नहीं गया था, तब तक तो नहीं गया था कम से कम। बाद में जब समय माजरा सम्मान जयपुर के अंदर मुझे दिया गया आलोचना के लिए, तो उस सिलसिले के अंदर जयपुर जाना पड़ा। तो हेतु भारद्वाज जी का मैं शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने उस दौर में, जब मुझे आलोचक के रूप में शायद ही भारत में बहुत कम लोग पहचानते होंगे, उन्होंने पता नहीं कैसे मुझे खोज लिया और जो सम्मान वहाँ की जो हिंदी साहित्य समिति देती थी, तो उसके लिए मुझे वो सम्मान ही नहीं दिया, बुलाया और 2-4 दिन बहुत अच्छे ढंग से वहाँ पर रखा। वो तमाम चीजें खैर थी, तो थोड़ा बहुत जानने का मौका मिला, फिर थोड़ा घूमा फिरा मैं इधर उधर। तब तक नहीं जाना था, लेकिन डॉक्टर जगतार से सुन रखी थी मैंने बातें बहुत सारी। तो मैंने उनसे पूछा कि है क्या वहाँ पे, राजस्थान में क्या मिलता है? कहते मैं 2 चीजों की खोज के लिए जाता हूँ राजस्थान। एक तो कहते हैं वहाँ के पुराने मंदिर और पुरानी जगह हैं या खंडहर हैं या कुछ ऐतिहासिक स्थल हैं, भित्ति चित्र बहुत कमाल के हैं। कहते हैं वो राजस्थान भी और दूसरा हिमाचल। कहते 2 जगह के भित्ति चित्रों के लिए वो मुझे खींच ले जाते हैं। उनके भित्ति चित्रों पर इतना कुछ अंकित है, इतना इतिहास अंकित है पुराना, कि अद्भुत। और दूसरी बात कहते राजस्थान ने जिस वजह से मुझे अक्सर खींचा है, वो है सिक्के। कहते मैं पुराने सिक्कों की तलाश में राजस्थान बहुत गया हूं। जहां मुझे पता चल जाता था कि किसी के पास कोई पुराने जमाने का या किसी समय का सिक्का है, तो वो मेरा शौक था, तो वो मैंने बहुत इकट्ठे किए लोगों से मिल करके तो उनसे फिर वो पुरानी कहानियां और उनके साथ जुड़ी हुई कथाएं, उन भित्ति चित्रों के साथ जुड़ी हुई बातें, तो वो जब मैं उनसे सुनता था तो मुझे ये बात समझ में आती चली गई कि इतिहास को जानना हो तो वो इतिहास नहीं है जो किताबों के अंदर लिखा गया है। इतिहास तो हमारे आसपास सब तरफ बिखरा हुआ है, और वो इतिहास, शायद बहुत सारा इतिहास तो विलुप्त होता चला जा रहा है, वो शायद कभी पकड़ में भी नहीं आएगा। कुछ लोग जो जगतार जैसे कुछ खोजी लोग रहे होंगे, बाबा जगतार जैसे जो खोजबीन में उन्होंने अपनी जिंदगियां खपा दी होंगी, ऐसे लोगों के पास वो इतिहास, उसके ब्यौरे, आंकड़े सब कुछ मिल जाएगा। किताबों में शायद उतना दर्ज न मिले। और उनके और लोगों के साथ बातचीत करके उनसे जुड़ी जो कथाएं वो लेकर के आते थे, वो भी उनसे जब सुनने को मिलती थी तो मन आश्चर्यचकित हो जाता था कि इतना कुछ हमारे पास अतीत में पड़ा है। इसका मतलब है ज्ञात इतिहास से तमाम चीजों को जांचने समझने से हमारे काम चलने वाले नहीं है। हमें अज्ञात में जाना होगा, और उस अज्ञात में जाना होगा जो हमारे आसपास ही बिखरा हुआ है, लेकिन जिस तक हमारी रसाई नहीं है, अब पहुंच नहीं रह गई है। हम उन चीजों के साथ संपर्क हमारा जैसे लगभग छूटता सा चला गया है। तो अगर हम उसको खोज लेंगे, उस कड़ी को, जो कड़ी हमसे कहीं छूट गई है, अगर वो कड़ी हमारे हाथ में आ जाती है, तो हम इतिहास को भी जानेंगे और उस इतिहास बोध तक पहुंचेंगे जिसको मैं बड़ी शिद्दत से तलाशता रहा। इतिहास बोध माने इतिहास की समकालीनता। पूरा का पूरा इतिहास, चाहे कितनी दूर तक आप पीछे लौट जाएं, वो आज हमें क्या बोध देता है, तो इस रूप में मैं इतिहास की समकालीनता को देखता हूं, और उसी को मैंने एक कसौटी के रूप में अपने सामने रखते हुए चीजों को खंगालना और सोचना और वो तमाम चीजें शुरू की। तो ये जितनी चीजें थीं जिनको मैं आपसे आज साझा कर रहा हूं, इसलिए कर रहा हूं कि जब ये तमाम चीजें मैं खोज रहा था, समझ रहा था, प्रश्न उठा रहा था, उस दौर तक मैं आलोचक नहीं था, कोई नहीं जानता था, मैंने आलोचना लिखी नहीं थी तब तक। आलोचना लिखने का काम शुरू हुआ मेरा 95 के बाद। तो 85 से 95 तक वो जो शुरू के 10 बरस थे, तब तक तो अगर हिंदुस्तान में उस दौर के लोग, जो पुराने दौर के लोग हैं, जैसे सुरेश सेठ का मैंने जिक्र किया, तो या जसवंत सिंह विरदी का, अगर उस दौर के कोई कहानीकार कवि लोग होंगे तो शायद उनमें से कुछ लोगों के जहन में मेरा नाम कहीं अटका रह गया हो कि इस आदमी की भी कहानियां धर्मयुग में, सारिका में या कहानी पत्रिका जो श्रीपत राय निकालते थे, उनमें अक्सर देखने को मिलती हैं। तो या मेरे कुछ नाटक भी उस दौर में छप गए थे, जिस नट
जागरण पत्रिका के अंदर पूर्णाकार छपे थे। तो वो लोग तब जानते रहे होंगे कि मेरा कहानी में, कविता में या नाटक लेखन में मेरी कोई रुचि है, दिलचस्पी है, तो वो काम मैं कर रहा था, लेकिन आलोचक के रूप में नहीं था। परंतु जब मैं आपसे आज राजकीय कॉलेज होशियारपुर की बात कर रहा हूं, तो अपने उन अनुभवों को मैं खुद याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि वो कौन सी चीजें थी जो मुझे रचना कर्म करते करते अचानक आलोचना की ओर बरबस धकेलती हुई ले गई, और मैं रुक नहीं सका। उसके बाद हुआ ये जैसा मैंने आपको कहा कि सन 95 के आसपास ये तब्दीली मेरे अपने सोचने में और लेखन में अचानक आई। कैसे आई? 91 की घटना, 91-92 की घटनाओं से आप परिचित हैं। पूरी दुनिया बदलती है, पूरी दुनिया विश्वग्राम की ओर। एक तो इकोनॉमी बदलती है, और इकोनॉमी का मैंने आपसे जिक्र किया कि होशियारपुर में रहते हुए अर्थशास्त्र, जिसमें मेरा हाथ सबसे ज्यादा तंग था, उसको भी समझने का मौका मिला, क्योंकि अर्थशास्त्र को जानने समझने वाले कुछ मित्र लोग मुझे वहां मिल गए। सुरेश सेठ खुद, वो हालांकि वो कहानीकार हैं मूलतः, इतिहास साहित्य के लोग उनको कहानीकार के रूप में जानते हैं, लेकिन पढ़ाते वो अर्थशास्त्र थे। उनसे अर्थशास्त्र पर बहुत दफा बातें होती, उनसे बहुत कुछ जानने समझने का मौका मिलता। लेकिन वहां इन्हीं के एक और सहकर्मी थे, पीएन चोपड़ा, मैं याद कर पा रहा हूं, तो उनकी अर्थशास्त्र के सिद्धांतों में बड़ी गहरी दिलचस्पी थी। और मैं जब प्रश्न उठाता था तो वो अर्थशास्त्र के सिद्धांतों को ला करके और मुझे वहां ले जाते थे जहां वो बात बहुत आसान हो जाती थी मेरे लिए। और वो कई दफा मुझे कहते थे कि तुम साहित्य का आदमी हो, और कई दफा तुम अर्थशास्त्र को भी थोड़ा ठीक से समझने की बात करते हो, सवाल कम से कम उठा लेते हो। तो इतना भर तो वो तस्लीम करने लगे थे मेरे साथ गपशप के दौरान। और मैं ये महसूस करता था कि ये बातें वहां पर शायद इसलिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में बची रह गई होंगी, क्योंकि ये मनमोहन सिंह, जिनकी बात मैंने अभी आपसे की, डॉक्टर मनमोहन सिंह की, उस विरासत को जीने वाला अर्थशास्त्र का विभाग वहां अभी भी अपनी उस गहराई, जीवंतता और उस ज्ञान पिपासा के साथ जिंदा था। चीजें पूरी तरह कभी नहीं मरती। हालांकि आगे चलते 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 गिरावट इस कॉलेज के अंदर भी आई है, वहां के अध्ययन की स्थितियों के अंदर भी आई है, लेकिन जिस दौर में मैं गया था उस दौर तक बहुत कुछ जीवंत था और बहुत कुछ तरोताजा था, बहुत कुछ ऐसा था जिसमें उसके स्वर्णिम अतीत की कोई गंध या कोई स्पर्श आपको थोड़ा मिल जाता था कभी कभार किसी ढंग से। तो खैर, तो ये तमाम लोग मिलकर के जो मेरी एक तरह की, ऐसा कह लें कि एक आलोचक की ट्रेनिंग कर रहे थे। तो एक रचनाकार को आलोचक के रूप में गढ़ने का काम इन सब मित्रों ने जाने अनजाने अपने तौर पे किया। और ये बड़ा विचित्र था कि ये हुआ कैसे। और जैसा मैंने आपको अभी आपसे जिक्र कर रहा था कि ये बातें 90-92 के बीच की हैं। हमारे यहाँ बाबरी मस्जिद की घटनाएं हो रही थीं, पूरी दुनिया बदल रही थी, पूरा मुक्त बाजार का एक वैश्वीकरण का एक दौर जो है वो आरंभ हो गया था, और बहुत सारे नए प्रश्न और नई चीजें हमें सालने लगी थीं। और उस दौर में अचानक मुझे लगा, इतिहास पढ़ाते हुए, साहित्य का इतिहास पढ़ाते हुए, कि खास तौर पर हम भक्तिकाल को जिस रूप में देखते हैं उसका मूल्यांकन एकदम ठीक नहीं है। और ये बात मेरे भीतर घर कर गई। मुझे लगा कि भक्ति के अंदर हमने जिस परंपरा को बहुत महिमा मंडित किया है, खासतौर पर साकार भक्ति की जिस परंपरा को महिमा मंडित किया है, उसकी ऊंचाई अपनी जगह है, बरकरार है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन वह जरूरत से ज्यादा है। और उसके पीछे मुझे कुछ दूसरी तरह के कारण दिखाई देने लग पड़े थे। और उसके बजाय हमारी जो जमीन से जुड़ी हुई परंपरा थी वो दूसरी थी। वो थी सिद्धोनाथों की, जिसकी बाबत बहुत अक्सर हमारा साहित्य का इतिहास उसकी चर्चा भी नहीं करता। वो जमीनी बात थी। वो लोगों के बीच से निकल करके आए थे, सिद्धनाथ, योगी और सूफी लोग, वो जमीन से जुड़े हुए लोग थे। तो दरबारी साहित्य एक तरफ था, लेकिन जमीन का साहित्य दूसरी तरफ है। उसी के भीतर से फिर आगे निर्गुण साहित्य परंपरा, सूफी परंपरा चल गया। वो जमीनी परंपराएं हैं, वो लोगों के बीच। फिर उसके पश्चात उनके पंथ भी बनते हैं, उनका एक सिलसिला है।
अगर आप उस कोण से देखेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास को तो पूरा सिलसिला आपको दिखाई दे जाएगा कि वहां सिद्धोनाथों से लेकर के और आज के दौर पर और धीरे धीरे अगर आप आधुनिक काल की भी बात करें तो छायावाद में जिस तरह से वेदांत की एक गहरी भूमिका आपको वहां पर मौजूद दिखाई देगी, वहां पे निर्गुण निराकार से जुड़े हुए सवाल हैं, तो अवतारवाद वहां गौण है। तो वो जो एक परंपरा है, वैचारिक परंपरा, चिंतन परंपरा, ज्ञान परंपरा जिसको हम कहते हैं, वो जमीनी परंपरा हमारे यानी आदिकाल से लेकर के आधुनिक काल तक गहरे के अंदर पूरी प्रवहमान है और उसी के भीतर हमें अंतर विकास भी दिखाई देता है। लेकिन जहां पे इतिहास यानी हमारे साहित्य का इतिहास दरअसल जहां पड़ा है वो हाशिए पे है, और जहां नहीं होना चाहिए था यानी जो चीजें जिनको महत्वपूर्ण बना दिया गया अपने काव्य शास्त्र की कसौटियों के कारण, वो दरबारी साहित्य था, जैसे वीरगाथा काल का वीरगाथा का साहित्य है, या सगुण भक्ति काल उसको भी सीधे सीधे न सही लेकिन राजसत्ता कहीं प्रश्रय तो दे ही रही थी, इस बात से तो हम सब सहमत ही हैं। और भावों का भी एक नया रूप निकल करके आ रहा था। आप ये देखिए कि कहाँ तो हम थोड़ी बात इसके बारे में कर ही लेता हूं, हालांकि ये बहुत जीवन से जुड़ी हुई बात नहीं, लेकिन क्योंकि ये प्रश्न मुझे सालता था और मैं क्योंकि काव्य शास्त्र को भी तो इतिहास से जोड़ता हुआ देख रहा था, तो एक पूरी इतिहास की कथा भी तो बीच में से निकल रही थी, तो वो मैं आपसे जिक्र करता हूं। मैं जब उस खोज में गया कि ये जो साकार भक्ति का साहित्य है इसके मूल भाव कौन से हैं, तो दास्य भाव और सख्य भाव ये आप सब जानते ही हैं कि कृष्ण भक्ति और राम भक्ति धारा, तो ये जो भाव हैं, तो मैं जब भरत मुनि को पढ़ता था तो वहां तो कोई 8 रस कोई दूसरे दिखाई देते थे, वहां तो मूल भाव कुछ और ही है, वहां न दास्य भाव है न सख्य भाव है। मैं सोचता था कि ये क्या मामला है, और वहां कौन से भाव थे। तो जब उन भावों को मैं देखता था तो वहां भी वो कहते थे कि 4 बुनियादी हैं और 4 बाद में। तो मैं वहां पे मुझे एक दृष्टि मिली कि साहित्य भी जो है धीरे धीरे समाज के भीतर से चलता हुआ आगे बढ़ा, और जो बुनियादी रस और बुनियादी भाव उन्होंने गिनाए वो थे जिसको आप इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर कह सकते हैं। हमारा मनुष्य के चेतना का की जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमारे मूल भाव वहां पड़े हैं और वही रस हैं, वो 4 मूल भाव, और वही बदलते हैं और बदल करके उसी दौर में उनका थोड़ा सभ्यताकरण भी हो जाता है। थोड़ी सी चर्चा में कर लूं, थोड़ी जिन लोगों को इसमें रुचि होगी तो उनको लगेगा कि शायद ये ठीक है। आप ये देखें कि अगर एक कबीलाई आदमी है कहीं पर, तो वो अगर उसको कोई पशु जो है वो अटैक करता है, हमला होता उस पर, तो क्या होगा? शुरू में हो सकता है वो भय से संचालित हो, लेकिन अगर वो मुकाबला करने लगेगा तो क्या होगा? तो वो रौद्र रूप में चला आएगा। तो ये जो भय मूल भाव है, रौद्र, भयानक और रौद्र, ये क्या है? ये इंस्टिंक्चुअल बिहेवियर है, हमारी मूल प्रवृत्तियां हैं भाई। साहित्य ने मूल प्रवृत्तियों की तरफ ध्यान दिया था कि एक व्यक्ति जिसका अभी आप कह लें कि सभ्यताकरण नहीं हुआ है, वो कैसे व्यवहार करेगा? वो तो ये है। और अगर रौद्र जो है उसका अगर हमने उसका सिविलाइज्ड रूप निकालना हो तो वो बाद के समय में आ ही गया होगा। भरत के समय तक तो राजा महाराजा आ गए थे, तो कहते हैं कि रौद्र ही शक्ल बदलता और वीर बन जाता है। अब ये जो वीर रस है ये क्या है? कबीलाई आदमी तो रौद्र रूप में लड़ेगा, वो एकदम से अपनी अभिव्यक्ति करना चाहेगा, विस्फोट होगा उसके अंदर। और जो आदमी जिसका सभ्यताकरण हो गया वो बहुत संतुलित तरीके से लड़ेगा, वो एक स्ट्रेटेजी के साथ लड़ेगा, उसके पीछे एक बात होगी। और वीरता होना जो है वो जब तक राजा महाराजा थे तब तक तो वीरता एक थोड़ी अलग तरह की थी। आज के समय के अंदर वीरता स्ट्रेटेजी की वीरता हो गई। अब तो स्ट्रेटेजिक तरीके से जो आदमी जितना स्ट्रेटेजिकली लड़ेगा उतना जीतेगा। अब तो उस ढंग से लड़ने की जरूरत ही नहीं। तो आप ये देखिए कि रौद्र रस जो है वो किस तरह से शक्ल बदलता हुआ हमारे समय तक आता है। और अगर हम इस विकास यात्रा को, अंतर विकास को नहीं देखते हैं तो फिर तो हम ठीक से नहीं देख पा रहे हैं चीजों को, इसका मतलब है। इसी तरह से बाकी तमाम चीजों के जोड़े हैं वहां पर।
तो भयानक का अपना जोड़ा है, हास्य का जो है यानी करुण और हास्य का जोड़ा है, या विभत्स और श्रृंगार का जोड़ा है। विभत्स और श्रृंगार का यानी जो अगर आप मूल बात देखें तो विभत्स है, आपको कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, विरति हो जाती, तो आप एकदम से विभत्स भाव, क्योंकि आप चीजों से जुड़ना चाहते हैं, नहीं जुड़ पा रहे हैं, तो उसका विभत्स रूप जो है आपके भीतर अचानक भावों का संचार कर देता है। वहां विरति पड़ी हुई है और उसका सभ्यताकरण हो गया, श्रृंगार हो गया, रति आ गई। तो ये आप देखिए कि किस ढंग से चीजों का अंतर विकास कैसे होता है, और ये बड़ा मनोरंजक है। इस तरह से यानी इतिहास बोध के माध्यम से अगर हम चीजों को देखते हैं तो आप ये पाएंगे कि बहुत सारी चीजें अचानक हमारी एक कथा की तरह हम और वो हमारी अपनी जीवन की कथा की तरह चीजें समझ में आने लगती हैं। हम भी तो ऐसा ही करते हैं, कुछ खास हालात के अंदर हम इंस्टिंक्चुअल तरीके से व्यवहार करना चाहते हैं, और जब हम कर पाते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे व्यक्तित्व के ज्यादा करीब है। लेकिन क्योंकि हम सामाजिक प्राणी हैं तो सामाजिक प्राणियों के रूप में तो हमें जिस ढंग से चलना चाहिए, तो फिर हम बड़े संतुलित रूप में उस ढंग से काम करेंगे। तो हुआ क्या कि जो कुछ भरत के समय के रस थे वो तो हमारे समय के रस रहे नहीं, लेकिन प्रतिमान वही बने रहे। हम अभी भी श्रृंगार खोज रहे थे और कृष्ण भक्ति का जो है वो श्रृंगार से सब कर रहे थे, लेकिन ले दे करके देखा कि वहां पे रति का वो रूप नहीं रह गया, तो हमने सख्य खोज लिया। अब ये और ज्यादा सभ्यताकृत होने वाली बात थी, उससे भी आगे थोड़ा जाने की बात थी। तो या हम दास्य की तरफ ही चले गए कि ठीक है भाई, फिर विनय के साथ काम चला लो। अगर हम मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं तो रौद्र और वीर से हमारा गुजारा नहीं हो रहा है, तो सबमिट कर लो, फिर समर्पण को भी एक मूल भाव बना लो और उसके भीतर से बाहर निकलने के रास्ते खोजो। तो बहुत सारी चीजें वहां बीच में पड़ी हुई हैं। तो जब मैं इन चीजों को देख रहा था तो मेरे मन में ये आया कि मुझे इन विषयों पर लिखना है, और इन बातों पर लिखना है का मतलब है कि आलोचना की तरफ आना है, लेकिन सीधा आलोचना की तरफ नहीं आ सका। मेरी जो आलोचना और रचना कर्म के बीच की किताब थी उन दिनों में जो लिखी मैंने पहली इस ढंग की किताब, वो थी राम कथा एक पुनर्पाठ। मैंने राम कथा पर काम किया और राम कथा को अपने ढंग से दोबारा लिखा, और भक्तिभाव से नहीं लिखा, उसके भीतर से समाज को खोजते हुए उसको लिखा, उसके भीतर से उसकी मूल प्रवृत्तियों को खोजते हुए लिखा, उसके भीतर से ये खोजा मैंने कि कहां से चीजें चली और कहां तक पहुंच गई। अब वो आप उस कथा को देखिए, पूरी कथा के अंदर वन और नगर के बीच का संघर्ष है। राम जो है सत्ता के अंदर चले गए हैं, लेकिन सत्ता से बेदखल हुए तो वनवास के बिना हमारा कोई महाकाव्य पूरा नहीं होता। वनवास नहीं है तो महाकाव्य नहीं बनेगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि जो सभ्यताकरण हुआ वो इतना नकली हो गया है, इतना दमनकारी हो गया है, वो हमारी अभिव्यक्ति को रोक के कहीं बैठा हुआ है। उससे मुक्त करके अगर हमने एक पूर्ण मनुष्य को प्रकट करना है तो उसको जंगल भेजना पड़ेगा भाई, रास्ता नहीं है कोई। उसको उसके स्रोत में वापस भेजना पड़ेगा, उसकी जड़ों में वापस भेजना पड़ेगा, वरना हमारा नायक नहीं पैदा होगा। हमारे ये जो राम और कृष्ण जैसे या पांडवों जैसे बड़े बड़े महानायक हमने पैदा किए हैं, वो कैसे पैदा हो गए? उसके पीछे ये प्रक्रिया तो ये है ना कि भाई नगर और सत्ता की दुराभिसंधियां हैं, षड्यंत्र चल रहे हैं और तमाम चीजें हो रही हैं, और उन सब चीजों के भीतर से जो संवेदनशील व्यक्ति हैं वो न खुद को खोज पा रहे हैं, न जीवन को खोज पा रहे हैं, न मनुष्य के स्वरूप को खोज पा रहे हैं, तो उनको जंगल भेज दिया जाता है। ये एक युक्ति, एक तरीका है। और उसके भीतर से फिर जो मनुष्य प्रकट होता है वो फिर महामानव है, वो फिर अवतार होने के लायक हो जाता है, क्योंकि वो फिर पूरे इतिहास को जी करके लौटता है। जो जंगलों के अंदर हमारा इतिहास खो गया था, पुराना इतिहास, उसके अंदर बहुत कुछ अच्छा था, बहुत कुछ बुरा भी था। वो उस बुरे के साथ दोबारा लड़ता है, उस अच्छे को दोबारा और अच्छा बना करके अपने जीवन का हिस्सा बनाता है, और ऐसा करते हुए जब वो लौटता है तब वो बनता है जिसकी आज भी हमें जरूरत दिखाई देती है। और राम कथा तो अद्भुत है इस लिहाज से कि केवल राम को ही वन में नहीं भेजा गया, उसके बाद अगली पीढ़ी को भी वन में भेज दिया गया। सीता का जिस ढंग से निष्कासन हुआ और उसके पश्चात लव और कुश फिर से
वो आश्रम में पलते हैं। अब आश्रम जो है वो कड़ी है जंगल और सभ्यता के बीच में, तो बीच में, लेकिन उसका पूरी जितनी शिक्षा दीक्षा, लोगों के साथ उठना बैठना, जीव जंतुओं के साथ उनके संघर्ष या आपसदारी या प्रेम पूर्ण तरीके से, जंगली जीवों के साथ भी प्रेम पूर्ण सौहार्द, भरत जैसे शेरों के साथ खेलता रहा, इस तरह की कथाएं तो आती ही हैं ना हमारे पास। तो ये जो पूरी तमाम चीजें थी, इसका मतलब है कि हमें मनुष्य बनने के लिए उन तमाम चीजों के साथ दोबारा अपनी वाबस्तगी करनी पड़ेगी जहां से होते हुए हम यहां तक पहुंचे हैं। उन जीवों के साथ, जंगली जीवों के साथ, पेड़ पौधों के साथ, प्रकृति के साथ दोबारा जीना सीखना पड़ेगा, और उस सहचरण के भीतर से हम सभ्यता का एक नया रूप गढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। तो वो चीजें जो मेरे मन के अंदर मेरे समय के इतिहास बोध की तरह उतर रही थी, और जिसमें मैं खोज रहा था कि आज हमें क्यों जरूरत है राम कथा को देखने की या जांचने की, तो उन प्रश्नों के अंदर मैं अपनी उस किताब के अंदर गया और लिखते हुए बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मैं कुछ ऐसा खोज रहा हूं जिसे शायद मैं अपनी कविता कहानी नाटक में नहीं खोज पा रहा हूं, क्योंकि कविता कहानी नाटक में बांधते हैं। ये मैंने देखा था, विधा जो है, एक विधा में बंध करके लिखने का मतलब है कि वो अंकुश है फिर वहां पे बहुत, तो आपको उतना ही कह सकते हैं जितना वो विधा इजाजत देती है। जहां से आपने शुरुआत की है उसकी एक खास तरह की स्ट्रक्चर है, उसी के भीतर से आपको अपनी बात कहनी पड़ेगी, नहीं तो आप नहीं कह पाएंगे। लेकिन यहां लिखते हुए निर्बाध, बल्कि मुझसे बाद में हुआ क्या कि मिथिलेश्वर मित्रों में से ही थे, हमने साथ साथ लिखना शुरू किया था इकट्ठे, धर्मयोग और दूसरे। तो मिथिलेश्वर ने एक पत्रिका निकाली थी, तो उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने आत्मकथ्य जैसा कुछ दें, अपनी एक रचना भी दें और आत्मकथ्य जैसा भी। तो उसके लिए जो मैंने आत्मकथ्य दिया था, तो उसमें मैंने उसका शीर्षक ये दिया कि मैं अपनी नई प्रिय विधा के रूप में एक निबंध को खोज रहा हूं, या कहें कि एक निबंध मुझे खोज रहा है। एक ऐसा निबंध लिखना चाहता हूं जिसमें मैं निर्बंध होकर के जो कहना चाहता हूं वो कह सकूं, मेरे ऊपर कोई अंकुश ना हो किसी विधा का, किसी अभिव्यक्ति के, किसी रूप का। तो वो जो एक मुक्ति का एहसास है, वो सिवाय निबंध के और कहां हो सकता है। तो उन दिनों काफी ललित निबंध वगैरह भी लिखे, बहुत से ललित निबंध इधर उधर प्रकाशित भी हुए थे, वागर्थ में, ज्ञानोदय में और तमाम दूसरी पत्रिकाओं के अंदर। तो वो सिलसिला भी साथ साथ ही शुरू हो गया था मेरा। लेकिन ये सब लिखते लिखते फिर आलोचना ने मुझे पकड़ लिया, और आलोचना ने भी इस तरह से पकड़ा कि मैं जब आधुनिक काल का इतिहास पढ़ा रहा था, तो पढ़ाते पढ़ाते मैंने ये देखा कि निराला की बहुत चर्चा होती है, परंतु प्रसाद जो हैं उनका मूल्यांकन उस ढंग से नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था, जबकि प्रसाद कहीं अधिक गहराई में जाते हैं। प्रसाद अपने उन मूल स्रोतों में जाते हैं, वेदों उपनिषदों तक के अंदर वो वापसी कर लेते हैं। हालांकि उनको केवल आनंदवादी कह करके बिठा दिया गया, मैं उससे बहुत ज्यादा सहमत नहीं हो पाता हूं कि केवल आनंदवाद खोज लेते हैं, और आनंदवाद खोजते हुए उनको शैव धारा के साथ जोड़ करके एक सीमित दायरे में कैद करने की कोशिश करते हैं। वैसा कुछ नहीं है। वो बड़े व्यापक रूप में अपनी पूरी जो संस्कृति है उसके स्रोतों की खोज कर रहे थे, वो भारत की आत्मा की खोज कर रहे थे। वो ये देख रहे थे कि भारत बना कैसे, और उसके लिए उन्होंने जो बिंब दिया वो बिंब दधीची का खोजा। उन्होंने कहा कि अस्थि दान करने वाले लोग जो हैं उन्होंने भारत को भारत बनाया है, अपने आप को अपनी अस्थियों से, जिनकी अस्थियों से वज्र बन सके और जिनकी अस्थियों से बने वज्रों के द्वारा असुरों का नाश हो सका, उनके कारण से भारत बना है। तो ये एक बड़ी, जिसके अंदर यानी आत्म उत्सर्ग की पराकाष्ठा भी है और शौर्य की पराकाष्ठा भी उसके साथ जुड़ती है। वो चीजें वो देख रहे थे अपने पूरे इतिहास को खंगालते हुए। तो उस तरह का आनंदवाद नहीं, हालांकि कामायनी की व्याख्या करते हुए आप उतनी बात करके शायद कहीं किसी जगह पहुंच जाते हैं, लेकिन प्रसाद कहीं ज्यादा गहरे में। तो प्रसाद को, और खासतौर पर उनके नाटकों को जिस ढंग से खोजने की जरूरत थी, मुझे लगा कि वो काम शायद नहीं किया गया। तो नटरंग में मैंने उनके सभी नाटकों के ऊपर एक आलेख लिख करके भेजा, जो उन्होंने लगातार छापे थे। नटरंग में निरंतर प्रकाशित हुए, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी वगैरह सब पे लिखा था मैंने। तो वो जब लिखना शुरू किया तो मुझे लगा कि मुझे प्रसाद पे किताब लिखनी चाहिए। तो पहली किताब फिर वो प्रसाद के रूप में आई, और वो एक तरह का आधुनिक काल का
पुनर्पाठ है, छायावाद को फिर से खोजने की मेरी जो एक कोशिश थी, उसकी यात्रा आरंभ हुई मेरी उस किताब के साथ। और प्रसाद को खोजते हुए मैंने ये पाया कि हमें साहित्य पर पुनर्विचार करने के लिए जो बहुत ज्यादा स्थापित लोग हैं उनसे थोड़ा अलग हटकर दूसरे लोगों की तरफ भी देखना पड़ेगा। तो ये करते हुए, लेकिन ये करते हुए जिस बात ने मुझे पकड़ा वो ये था कि हम स्थापित चीजों की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। जो चीजें स्थापित हो गई हैं और जिन धारणाओं ने हमारे मनों के अंदर जड़ें जमा ली हैं, उनको प्रश्नांकित करने में हमें बड़ी कठिनाई होती है। तो ये करते हुए मेरा ध्यान अचानक एडवर्ड सईद की तरफ चला गया उन दिनों, और मैंने ये पाया कि एक व्यक्ति है जिसने यरूशलेम की बात करते हुए और फिलिस्तीनियों की बात करते हुए पश्चिम को ये बताने की कोशिश की है कि आपने जो इतिहास बोध पैदा किया वो सारा का सारा आरोपित है और वो नकली है, छद्म है। हमारे इतिहास बोध को हमारे छोड़ दीजिए, उसको आजाद कर दीजिए। हम अपने इतिहास बोध के साथ उसको स्वयं विकसित करेंगे, उसके साथ स्वयं जिएंगे। और ये जो पश्चिम केंद्रित इतिहास है जिसको आपने आरोपित करके रखा है, इसकी आलोचना जो है उसको स्वीकार कीजिए और जानिए कि आपने क्या गड़बड़ की है पूरी दुनिया के साथ। उन्होंने इस तरह के प्रश्न उठाए थे और मुझे लगा कि भारत को खोजने के लिए ये एक प्रस्थान बिंदु हो सकता है। तो खैर, ये यूं करते हुए यात्रा शुरू हुई और ये यात्रा होशियारपुर से आरंभ हुई, क्योंकि होशियारपुर के मेरे मित्रों ने मुझे इस यात्रा को करने में मदद दी और एक तरह से यूं कहिए कि धकेल दिया ये काम करने के लिए। और जब धकेल ही दिया तो फिर वो काम भी बाद में निकल करके आए जिनको करना बहुत जरूरी मुझे लगा। खासतौर पर मुझे पंजाब को और उसकी विरासत को खोजना था, सूफियों को खोजना था। तो मैं बुल्ले शाह और वारिस शाह की तरफ गया। लेकिन हिंदी साहित्य और ये जो सैद्धांतिकी की बातें हैं ये भी फिर मेरी बाद की किताबों के अंदर आई। तो एक के बाद एक आलोचना के सिद्धांत, आलोचना की जमीन, आलोचना के सिद्धांत, आलोचना के प्रतिमान, तो ये किताबें लगातार उसके बाद के दौर अपने आप ही फिर तो एक सिलसिले की तरह चीजें निकलती चली गईं। लेकिन हुआ क्या कि होशियारपुर ने मुझे आलोचक होने की दिशा में तो धकेला, जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूं अपने उस कॉलेज का। लेकिन गिला भी है कि उस कॉलेज में रहते हुए कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे रचनाकार को कुछ समय के लिए जैसे मुझसे छीन लिया था। लेकिन फिर भी रचनाकार की वापसी के लिए भी एक जमीन वहां बनी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया अपने एक मित्र का, भारत भूषण भारती, जो कला के आदमी थे। तो कलाकार लोग थोड़े खुले मन वाले होते हैं। तो एक दफा हुआ क्या कि हम लोग वहां पे अपने किसी जानकार की अंत्येष्टि कर करके वहां से वापस आ रहे थे। समय था तो अभी वापस नहीं लौटना था। तो उसने मुझे कहा कि चलो तुम्हें आज होशियारपुर की एक ऐसी जगह दिखाते हैं जो शायद तुमने नहीं देखी होगी। मैंने कहा कहाँ चलते हो? तो मुझे वहां होशियारपुर की झिड़ी के अंदर ले गया। अब ये झिड़ी शब्द शायद आपके लिए नया होगा। झिड़ी माने जमीन का एक ऐसा टुकड़ा जिसमें पुराने समय का जंगल बचा करके रखा गया है। जंगल का एक टुकड़ा है और शहरों के अंदर जंगलों के ऐसे टुकड़े बचे रह गए होंगे, ये पता मुझे उस दिन चला अचानक। और वो होशियारपुर की झिड़ी है। वो जब मैं गया तो वहां तो मैं जैसे मंत्रमुग्ध देखता रह गया। पेड़ पुराने यानी 100, 150, 200 साल के पुराने पेड़ एक दूसरे से उलझे हुए, जगह बनाते हुए हम उसके भीतर से जा रहे हैं। लेकिन कोई ऐसे पशु तो नहीं थे जो हमें वहां पे कोई दिक्कत खड़ी करें। लेकिन पक्षी बहुतायत के अंदर, तितलियां उड़ रही हैं और कीट पतंगे इधर से उधर जा रहे हैं। और वो जो गुत्था जंगल और हल्का अंधेरा, कमाल था। मैं आश्चर्यचकित हुआ कि ये होशियारपुर कैसा शहर है जो एक तरफ 4-5 किलोमीटर ऊपर जाएं तो आप पहाड़ों में होते हैं और उसी शहर के
भीतर बनी हुई एक किनारे पर बनी हुई झिड़ी में आ जाएं तो अब जंगल में चले आते हैं। ये तो कमाल है। तो इस तरह के शहरों के अंदर ही, जो शहर बहुत नहीं जाने गए या बहुत ज्यादा जहां पर कहें कि नगरीकरण ने इतनी दस्तक नहीं दी है या सीमित दस्तक दी है, वहां इस तरह की चीजें आज भी सुरक्षित हैं। तो वो झिड़ी, वो उस झिड़ी ने जितना मुझे मंत्रमुग्ध किया वो अद्भुत था। मैं उसे देखता रह गया। मेरे मन में ये बात रह गई कि ऐसी झिड़ियां तो हर जगह होनी चाहिए, हर शहर में होनी चाहिए, और हर जगह इस तरह के हमें स्थान निकालने चाहिए जहां पर हम अपने अब तक के पूरे अतीत की यात्रा के लिए लौटने की कोई गुंजाइश पा सके, कहीं पर कुछ मोहलत हमें थोड़ी बहुत तो मिल सके। तो वो झिड़ी मेरे मन में रह गई थी। तो हुआ ये कि जिसको मैं अंत में आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि रचनाकार को इस शहर ने मुझसे छीन लिया था, मेरे रचनाकार को, उसमें वापसी के लिए झिड़ी जिम्मेवार हुई। बाद में, बहुत बाद में मैंने जब कहानी लेखन की तरफ दोबारा रुख किया तो कहानियां लिखते, एक दो चार कहानियां लिखी, लेकिन फिर मन नहीं मान रहा था। कहानी में आप अपनी बात कह नहीं पाते। अब इतना काम जो आलोचना का कर लिया था तो बहुत कुछ इकट्ठा भी हो गया था। तो एक बड़ा आख्यान कहने के लिए मुझे जरूरत महसूस हो रही थी, जिसके अंदर मैं प्रकृति और मनुष्य के संबंधों में और उन नैसर्गिक चीजों में और बुनियादी प्रकृति में और भावों की उन मूल संरचनाओं में लौट सकूं और अपने समय के इतिहास में रहते हुए ऐसा कर सकूं। ऐसा कुछ मैं लिखना चाह रहा था। तो लिखने के लिए उस झिड़ी को आधार बना के फिर मैंने उपन्यास लिखा, ईश्वर के बीज नाम से, जो प्रकाशित हुआ है और इन दिनों अभी ज्यादा समय नहीं हुआ, एक बरस पहले ही आया है। और उस पर कुछ मित्रों की बहुत अच्छी राय, जैसे विजय बहादुर सिंह ने उस पर जब लिखा और गहराई में डूब कर लिखा, और ऐसी महत्वपूर्ण बातें, या मेरे मित्र राकेश कुमार ने तो उसको लिखते हुए ये कहा कि मैं जब लिखना आरंभ कर रहा हूं तो जितना ये उपन्यास है इससे 2 गुना ज्यादा मैं और लिख सकता हूं, इतना कुछ इसमें आ गया है। और किसी एक उपन्यास में इतना कुछ समा जाए, ये उनके लिए एक, लेकिन उन्होंने जो इस तरह की बातें कही, ये बातें मैं दोहराना नहीं चाहता हूं, परंतु उससे मुझे एक आश्वस्ति हुई कि कुछ मित्र जिन्होंने उसको पढ़ा उनको वो बहुत, उसके अंदर आनंद का अनुभव हुआ, और उस आनंद का अनुभव जो हुआ उसके पीछे वो एक झिड़ी है जो होशियारपुर के अंदर मौजूद है। तो वो झिड़ी हमारे साथ ताउम्र रहे, इस तरह के होशियारपुर जैसे शहर हमारे साथ ताउम्र रहे। और अंत में एक और मित्र को याद करना मेरे लिए बहुत जरूरी लगता है, वो हैं जगदीश चंद्र। जगदीश चंद्र का एक उपन्यास है धरती धन्ना अपना, जो विश्व प्रसिद्ध उपन्यास है, वो शायद आप जानते होंगे, विश्व की बहुत सी भाषाओं में उसका अनुवाद हो चुका है। उस उपन्यास की पृष्ठभूमि भी होशियारपुर के एक गांव की है। होशियारपुर के पास का एक गांव है। तो होशियारपुर की एक बड़ी मतलब समृद्ध परंपरा है। तो धरती धन्ना अपना जैसे उपन्यास की पृष्ठभूमि के लिए ये इलाका, या बाद में वो दलितों के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। और मैं सोचता था कि दलितों पे इतना अच्छा उपन्यास जगदीश जी ने कैसे लिखा होगा। मेरे मित्रों में से थे जगदीश चंद्र। बाद में जब उनकी मृत्यु हो गई तो हम लोगों ने तरसेम गुजराल के साथ और मैंने, दोनों ने मिलकर के उनकी बहुत सारी सामग्री को इकट्ठा भी किया। और बाद में जब देश निर्मोही जी ने इच्छा जाहिर की तो हमने उनकी रचनावली तक निकाल दी, सब चीजें इकट्ठी करके। तो वो काम हमारे लिए बहुत जरूरी था, क्योंकि जगदीश चंद्र बड़ा नाम था और हम चाहते थे कि उनकी तमाम चीजें किसी ढंग से बचाई जा सके। लेकिन उसके पीछे अगर एक बड़ी दलित कथा के लिए होशियारपुर एक जगह देता है, तो मैं सोचता था कि वहां है क्या। तो बाद में समझ में आया, जब अचानक कांशीराम उस क्षेत्र से अचानक निकले और पूरे भारत की राजनीति को बदलने के लिए एक बड़े नायक के रूप में उभर करके चले गए, तब समझ में आया कि इस जमीन में कुछ तो है जो कुछ बड़े प्रश्न खड़ा करता है, कुछ बड़े लोगों को अपना काम करने के लिए प्रेरित करता है, और कुछ ऐसी चीजें रचनाकारों के लिए, कुछ बड़े आख्यान रचने के लिए कोई एक जमीन देता है। और ये भी होता है कि मेरे जैसे रचनाकार से वो उसका रचनाकार छीन करके उसको आलोचक बनने की दिशा में भी कर देता। तो मेरी यात्रा थोड़ी अलग तरह की है, लेकिन वहां कुछ है जो बहुत अलग तरह का है, बहुत बुनियादी है, और जो महानगरों में रहते हुए कोई व्यक्ति इस तरह के अनुभव नहीं पा सकता है, उसके लिए आपको इसी तरह के छोटे शहरों के अंदर जाना पड़ेगा और वहां बची रह गई इस तरह की परंपराओं से होकर के गुजरना पड़ेगा। ये सब कहते हुए मैं होशियारपुर को
धन्यवाद देता हूं और उस कॉलेज को बहुत भावुक होकर के स्मरण करता हूं। धन्यवाद।